हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसरो में इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई है, जिसको ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डैश डैश अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। ये आपका क्वेश्चन UPPCL 25/1/2019 में आया है। ऑप्शंस दिए हैं 10 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर और 15 मिली एम्पियर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका 200 मिली एम्पियर। ठीक है, जो आपका शरीर है ये 15 मिली एम्पियर तक के झटके को सह सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? CO2 प्रकार के, वाष्पशील तरल प्रकार के, फेन या झाग प्रकार के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फेन या झाग प्रकार के। बिजली से जो बिजली से आग लगती है उसकी हम लोग क्या करते हैं? CTC या हैलोन टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग डैश डैश के रूप में वर्गीकृत की जाती है। क्लास B, क्लास D, क्लास C, क्लास A। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? क्लास B। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका UPPCL 2016 में आया है। वाटर, कार्बन पाउडर, ड्राई सैंड, नन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पावर के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? बालू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका बाल्टियों में भरी होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। बर्मा, सूजा, सेंटर पेंच, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बर्मा। बर्मा को हम लोग गिमलेट भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेती में प्रयोग होने वाली सामग्री है कच्चा लोहा है, उच्च कार्बन स्टील है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। इसमें आंसर क्या होगा? उच्च कार्बन स्टील। देखिए मोस्टली बच्चों अगर आपके में टूल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली टूल्स में जो है हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर्स किसका बना होता है? HCH हाई कार्बन स्टील, HCS मतलब हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, माइल्ड स्टील। तो मैंने क्या बताया कि मोस्टली जो टूल्स होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? HCS मतलब हाई कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का पारस्परिक है। पारस्परिक मतलब क्या है? उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, कंडक्टेंस है, इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है, नन। तो प्रतिरोध का पारस्परिक आपका क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? महो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक BOT इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 746 वाट घंटा के बराबर, 1000 वाट घंटा के बराबर, 1500 वाट घंटा के बराबर, 1200 वाट घंटा के बराबर। तो एक जो BOT होता है वो बच्चों क्या होता है? 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। डैश डैश एक रेखी प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने से घटता है। वैरिस्टर, टंगस्टन, थर्मोस्टेट, डायोड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वैरिस्टर। वैरिस्टर क्या होता है? ये आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें ताप गुणांक ऋणात्मक नहीं होता है? एल्युमिनियम में होता है, रबर में होता है, अभ्रक में होता है, कागज़ में होता है। तो बच्चों जो आपका ये रबर है
अभ्रक है, कागज़ है, ये आपके तीनों क्या है, इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर में जो आपका ताप गुणांक होता है वो निगेटिव होता है, और जो आपका कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो एल्युमिनियम आपका क्या है, कंडक्टर है, इसमें क्या होगा, ताप गुणांक आपका पॉजिटिव होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम। KWH विद्युत धारा डैश डैश के बराबर होती है 4186, 3600 वाट, 860 किलो कैलोरी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 860 किलो कैलोरी के बराबर होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश डैश से बड़ी होती है, 0 से, 1 से, 0.5 से, 4 से। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हमेशा जो होती है 1 से बड़ी होती है। बच्चों कोशिश करिए कि वीडियो आप पूरा देखिए और अपने इसको शेयर करिए, जिससे औरों की तैयारी अच्छे से हो सके। एक खोखले गोली चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, वैद्युत क्षेत्र गोलक के केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जो आपका खोखला गोला होता है उसमें जो इंटरनली जो क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो शून्य होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, इंटरनल कंडक्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज और नो लोड रिपल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंटरनल कंडक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में किस प्रकार का मैग्नेट प्रयोग होता है, रेयर, अर्थ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कार्बन मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल होती है बच्चों उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, एल्युमिनियम है आपका, निकिल है, कॉपर है, टंगस्टन है। तो बच्चे लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है आपका, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, लोहा होता है, ये आपके क्या है, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, निकिल। निम्न में से फ्लक्स की यूनिट नहीं है, वेबर है, मैक्सवेल है, और आपका टेस्ला है, और ऑल है। तो बच्चों वेबर भी क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है, मैक्सवेल भी आपकी फ्लक्स की यूनिट है, टेस्ला जो होती है ये आपकी फ्लक्स घनत्व की यूनिट होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ला। टेस्ला क्या है, आपकी फ्लक्स की यूनिट नहीं है। एसी सर्किट में अगर रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर डैश डैश होता है, ठीक है, निगेटिव होगा, 1 होगा, अनंत होगा, 0 होगा। तो जब एसी सर्किट में रिएक्टेंस अगर क्या होगा, 0 है, तो पावर फैक्टर बच्चों क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर डैश डैश है, यथाशक्ति बराबर सापेक्ष शक्ति, यथाशक्ति इंटू सापेक्ष शक्ति, यथाशक्ति बटे सापेक्ष शक्ति, सापेक्ष शक्ति बटे यथाशक्ति। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यथाशक्ति बटे सापेक्ष शक्ति। किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश डैश द्वारा दिया जाता है, 3VLIL cos थीटा, VLIL cos थीटा, √3VLIL cos थीटा, 1/3VLIL cos थीटा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, √3VLIL cos थीटा। ये आपका क्या है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में ये आपकी एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर इसको हम फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3VPIP cos थीटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर को डैश डैश गुणांक भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, फेज, एवरेज और फॉर्म। पी फैक्टर को डैश डैश गुणांक भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, फेज, एवरेज, फॉर्म। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RLC परिपथ में रिजोनेंस पर पावर फैक्टर डैश डैश होता है, 0 होता है, यूनिटी होता है, 0 पॉइंट लैगिंग होता है, 0.5 लीडिंग होता है। तो बच्चों क्या होता है, यूनिटी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनर डायोड को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकी डायोड के नाम से जानते हैं, ब्रेकडाउन डायोड के नाम से जानते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से जानते हैं, टनल डायोड के रूप में जानते हैं। देखिए जो आपका जीनर डायोड है
ये एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो क्या है आपका रिवर्स बायस पे काम करता है, और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। दी गई आकृति डैश डैश का प्रतीक है। ये देखिए आपको एक फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि काहे का फिगर है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल 11 नवंबर 2016 में आया है। सोलर सेल है, फोटो डायोड है, जिनर डायोड है, लेड है। तो बच्चों ये क्या है सोलर सेल है, ठीक है, ये क्या आपका सोलर सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन जंक्शन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त है? कन्वर्टर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। तो हम लोग जो आपका डायोड होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं रेक्टिफायर में करते हैं। रेक्टिफायर आपके कई प्रकार के होते हैं। क्या होता है सिंगल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ये सब आपके क्या है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। समान एलईडी कितने वोल्टेज पे कार्य करती है? 3 वोल्ट पे, 100 वोल्ट पे, 50 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे। तो जो आपकी समान एलईडी होती है वो 3 वोल्ट पे काम करती है। किसी अर्ध तरंग दृष्टिकारी का अधिकतम दक्षता क्या है? 80.6% है, 40.6% है, 50.2% है, 33.33% है। तो जो आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी है उसका जो इफ़िशियंसी होता है वो होता है 40.6%, और जो फुल वेव होता है उसका 80.6% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक धारा नियंत्रित उपकरण है? बीजेटी, आईजीबीटी, जेएफईटी, मॉसफेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा बीजेटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का धारा गेन का अनुपात है IC/IB, IC/IE, IB/IE, IE/IC। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा IC/IE। IC 555 डैश डैश के लिए उपयुक्त होता है? रेगुलेटिंग वोल्टेज, फिल्टरिंग, मेकिंग ऑक्सीलेटर, नन। तो बच्चों IC 555 का प्रयोग हम लोग ऑक्सीलेटर बनाने में करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा मेकिंग ऑक्सीलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुनाद परिपथ का प्रयोग निम्नलिखित में होता है? रेक्टिफायर में होता है, एम्पलीफायर में होता है, ऑक्सीलेटर में होता है, एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर में होता है। तो जो आपका रिजोनेंस सर्किट होता है उसका प्रयोग हम लोग एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर में दोनों में करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोपर आपके कोर्स में है नहीं लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। चोपर एक कन्वर्टर है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में करता है। तो चोपर होता है ये बच्चों क्या करता है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आईजीबीटी और मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पूछा है जो आईजीबीटी है और जो मॉसफेट है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? यूपीएस में करते हैं, बैटरी में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं, सर्किट ब्रेकर में करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों? यूपीएस में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायक का प्रयोग होता है कलर टीवी सेट्स में होता है, टेप रिकॉर्डर में होता है, ब्लैक एंड वाइट टीवी में होता है, ऑडियो सिस्टम में होता है। जो ट्रायक होता है ये क्या होता है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कलर टीवी में करते हैं। और इसके क्या होते हैं 3 टर्मिनल्स होते हैं, ये सब आपको पता होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स दिए हैं। केल्विन ब्रिज का प्रयोग होता है धारा को मापने में, धारिता को मापने में, निम्न प्रतिरोध को मापने में, इंडक्टेंस को मापने में। तो जो केल्विन ब्रिज होता है बच्चों इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं निम्न प्रतिरोध को मापने में करते हैं। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है एसी और डीसी दोनों सप्लाई में, केवल डीसी सप्लाई में, केवल एसी सप्लाई पर नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका प्रयोग हम लोग एसी डीसी दोनों में करते हैं। सिस्टमैटिक एरर आर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है, एनवायरमेंटल एरर है, ऑल ऑफ द। तो जो आपकी सिस्टमैटिक एरर है ये तीनों एरर है। तो आपका ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। LVDT इज़ अ डैश डैश ट्रांजिस्टर। अब कह रहा है LVDT कौन सा ट्रांजिस्टर है?
एडी करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटी। तो LVDT जो है आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लाया हूँ, चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? क्यूरी है, MW है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, KW। तो आंसर क्या होगा? MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी यंत्र का पावर लाइनों से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? 5 फीट, 15 फीट, 10 फीट, 20 फीट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 10 फीट। AC की अपेक्षा DC का मुख्य फ़ायदा है? इजी जनरेशन, इजी ट्रांसमिशन, इजी स्टोरेज, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो DC का प्रयोग हम मुख्य फ़ायदा क्या है कि इसको हम आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किन इफेक्ट इस पर निर्भर करता है? चालक का आकार, पदार्थ का प्रकार, चालकों का व्याप। ऑल। तो जो आपका स्किन इफेक्ट है ये तीनों फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऑल। एक सिरोपरी लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है? 15 से 20%, 30 से 40%, 6 से 8%, 1 से 3। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 15 से 30 से 40%। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है लगभग होती है, कितनी होती है? 1 kV होती है, 33 kV होती है, 100 kV होती है, 330 kV होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 33 kV। पावर ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम इफ़िशियंसी। ठीक है, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए। कब? कितने पर? नियरली फुल लोड पे, 70% फुल लोड पे, 50% फुल लोड पे, नो लोड। तो बच्चों क्या होता है? नियरली फुल लोड पे इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और जो पावर ट्रांसफार्मर होती है इनकी इफ़िशियंसी क्या होती है? 95 से 98%। ठीक। नॉइज़ लेवल टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज अ। ठीक है, कह रहा है जो नॉइज़ लेवल टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में वो कौन सा टेस्ट है? स्पेशल टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है, टाइप टेस्ट है, नन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें टाइप आंसर होगा टाइप टेस्ट। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेटिव दैट द लोड इज। ठीक है, अब कह रहा है कि जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन वो क्या इंडिकेट करता है? कैपेसिटिव ओनली, इंडक्टिव ओनली, रेजिस्टिव ओनली, नन। तो बच्चों क्या बताता है कि जो आपका लोड क्या है वो कैपेसिटिव है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कैपेसिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। कह रहा है ट्रांसफार्मर का वो कौन सा पार्ट है जो बाहर से दिखता है? बुशिंग्स, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बुशिंग। अ डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज़। कह रहा है कि जो डीसी वेल्डिंग जनरेटर होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग होती है? लैप वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग होती है, डुप्लेक्स वाइंडिंग होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? लैप वाइंडिंग में बच्चों क्या होता है? हमको जहाँ पे हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए होते हैं वहाँ पे हम लोग लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे हमको हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए होती वहाँ पे वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? लैप वाइंडिंग। अ डीसी जनरेटर कैन बी कंसिडर्ड एट। ठीक है, कह रहा है डीसी जनरेटर को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? रेक्टिफायर कर सकते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर कर सकते हैं, प्राइम मूवर कर सकते हैं, और पावर पंप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर कंसिडर कर सकते हैं। कह रहा है द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। कह रहा है जो कम्यूटेटर होता है डीसी मशीन का वो किसका बना होता है? कॉपर का, हार्ड रॉक कॉपर का, एल्युमिनियम का, कास्ट आयरन का। तो कम्यूटेटर जो होता है बच्चों, कम्यूटेटर जो होता है बच्चों ये क्या करता है? इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जनरेटर के केस में,
और मोटर के केस में ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डीसी मोटर इज प्रेफर्ड फॉर एलिवेटर्स। ठीक है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो एलिवेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीज डेज डीसी मोटर आर वाइडली यूज्ड इन। कह रहा है कि आजकल के समय में डीसी मोटर का प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है। कहाँ यूज़ हो रहा है, पंपिंग सेट में, एयर कंप्रेशर में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, मशीन शॉप में। तो बच्चों आपका जो मोस्टली आजकल यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग डीसी मोटर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि आजकल मेट्रो का ज़माना है, हर शहर में मेट्रो बन रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मोटरों का प्रयोग हम लोग करेंगे। द स्पीड ऑफ अ सीरीज मोटर एट नो लोड इज़। ठीक है, इन्फिनिटी होती है, 4000 आरपीएम होती है, 2000 आरपीएम होती है और 1000 आरपीएम होती है। कह रहा है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो बिना लोड पे, ठीक है, जब लोड नहीं है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो इसमें आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगी, इन्फिनिटी होगी। डीसी सीरीज मोटर को हमें बिना लोड के कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। When the electric train is moving down a hill, the DC motor acts। कह रहा है कि जब पहाड़ों से डीसी जब जो ट्रेन होती है वो पहाड़ों से नीचे की तरफ जब उतरती है तो डीसी मोटर किस तरह कार्य करती है, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करेगी, डीसी शंट जनरेटर की तरह कार्य करेगी और डीसी शंट मोटर की तरह कार्य करेगी। तो जो आपकी मोटर होगी वो क्या होगी, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह वर्क करेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ओनली वन मोटर इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि किस टेस्ट में हमें केवल एक मोटर की जरूरत होती है। ब्रैक टेस्ट, हॉप स्किन टेस्ट, फील्ड टेस्ट, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर कैन बी इजली आइडेंटिफाइड। मतलब मोटर को हम आसानी से पहचान सकते हैं, किससे, वाइंडिंग से, कम्यूटेटर से, साइज ऑफ द कंडक्टर, योग। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे ही ऑलरेडी पहले ही बताया है कि कम्यूटेटर क्या है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा जनरेटर केस में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा मोटर केस में। तो हम लोग कम्यूटेटर से पहचान लेंगे कि ये जनरेटर है कि ये मोटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स गिव्स द ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग टॉर्क। कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि हमको सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग टॉर्क देता है। ठीक है, प्लगिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्लगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग्स आर मेड ऑफ। ठीक है, कॉपर, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, कार्बन, एल्युमिनियम। तो स्लिप रिंग जो होती है बच्चों ये आपकी क्या होती है, एसी मोटर में यूज़ होती है। जो आपका कम्यूटेटर कार्य करता है वो काम आपका स्लिप रिंग मोटर भी स्लिप रिंग करती है और इसको हम लोग फास्फोरस ब्रॉन्ज का बनाते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, फास्फोरस ब्रॉन्ज। द शेप ऑफ द टार्क स्लिप कर्व ऑफ द इंडक्शन मोटर। कह रहा है कि जो इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका जो टार्क स्लिप का जो कर्व होता है वो किस तरह होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, लाइन होता है। तो बच्चों इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैक्शनल स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्या है, रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर आउटपुट, रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉस अपॉन स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस अपॉन स्टेटर इनपुट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन इज अबाउट। कह रहा है कि नो लोड कंडीशन पे जो पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का वो लगभग कितना होता है, 0.2 लैगिंग होता है, 0.4 लैगिंग होता है, यूनिटी होता है, 0.4 लीडिंग होता है। तो बच्चों क्या होगा, 0.2 लैगिंग होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइन द सर्किल डायग्राम। ठीक है, सर्किल डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन सर्किल डायग्राम से आए हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सर्किल डायग्राम का उठा लिया है। इफिशियंसी, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, आउटपुट। तो हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, इसमें आंसर क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी को हम लोग सर्किल डायग्राम से नहीं निकाल सकते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर इफ एयर गैप इज इंक्रीज, कह रहा है कि अगर इंडक्शन मोटर में एयर गैप इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, द पावर फैक्टर विल बी बिलो, वाइंडिंग लॉसेज विल बी मोर। कह रहा है कि पावर फैक्टर बिलो कम हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, वाइंडिंग लॉसेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बेयरिंग फ्रैक्शन विल बी रिड्यूस, बेयरिंग फ्रैक्शन कम हो जाएगा, कॉपर लॉसेज विल रिड्यूस, कॉपर लॉसेज कम हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, द पावर फैक्टर विल बी बिलो, मतलब पावर फैक्टर लो हो जाएगा। द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्लिप, नन। बच्चों कह रहा है कि जो टार्क होता है इंडक्शन मोटर का, वो किसके समानुपाती होता है। तो उसमें आंसर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, स्लिप के समानुपाती होता है। द फ्रिक्शन स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज द रेशियो ऑफ, ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, ये रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रोटर इज ओपन इन अ स्क्वायरल केज मोटर इट, कह रहा है कि अगर स्क्वायरल केज मोटर में क्या है, रोटर अगर आपका ओपन है तो क्या होगा, विल रन एट वेरी हाई स्पीड, रोटर क्या होगा, बहुत स्पीड से चलेगा। विल रन एट अ वेरी स्लो स्पीड, बहुत स्लो स्पीड से चलेगा, कम धीमी से। विल नॉट रन, वो नहीं चलेगा। विल मेक नॉइज, वो आवाज़ करेगा। तो रोटर क्या करेगा, नहीं चलेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, विल नॉट रन। तो बच्चों आज मैंने आपको इसरो के होने वाले एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि ये आपका पहला पार्ट है। कुछ दिनों बाद मैं आपको दूसरा पार्ट बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके होने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।